हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज जो हमारा कोरिलेशन का चैप्टर चल रहा है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें हमने कोरिलेशन की मीनिंग एंड जो डिग्री ऑफ द कोरिलेशन आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेजर ऑफ द कोरिलेशन, यानी सहसंबंधी का माप, कैसे मेजर करते हैं कोरिलेशन को। इसमें हमने आपको दो मेथड पढ़ाएंगे, एक है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ की सहायता से हम कोरिलेशन को मेजर करते हैं। एंड जो मैथमेटिकल जो मेजर होता है उसके अंदर हम फॉर्मूलेज की सहायता से, जो हमने तीन आपको मेथड बताएंगे जो कि मैथमेटिकल मेथड के अंदर आते हैं, उससे हम क्या करेंगे, हम कोरिलेशन को मेजरमेंट करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा है ग्राफिकल मेथड, बिंदु रेखी विधि। इसमें फर्स्ट है स्केटर डायग्राम मेथड, यानी विक्षेप चित्र विधि कोरिलेशन। इसमें क्या होगा कि जब हम कोई भी अपना जो डायग्राम है, डायग्राम के आधार पे हम क्या करेंगे, उसके बिंदुओं पर अंकित करेंगे, जो कि उस पे जो बिंदु होंगे उसके फैलाव और उसकी जो दिशा के आधार पे हम सहसंबंध का मेजरमेंट करेंगे। सेकंड हमारा है सिंपल ग्राफिक मेथड, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ग्राफ पे अंकित करेंगे और ग्राफ पे अंकित करके उसकी डायरेक्शन के आधार पे हम क्या करेंगे, हम कोरिलेशन को इसमें मेजरमेंट करेंगे। ओके, सेकंड हमारा है, सेकंड मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। इसमें हमारा फर्स्ट जो मेथड आएगा वो आएगा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। सेकंड हमारा आएगा स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी स्पेरमैन की जो कोटि अंतर विधि है वो, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, कोरिलेशन को हम मेजरमेंट करेंगे। थर्ड हमारा है मेथड ऑफ द कनकर्न डेविएशन, यानी जो संगामी विचरण विधि है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम कोरिलेशन को मेजरमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो पढ़ेंगे फर्स्ट हमारा ग्राफिकल मेथड के आधार पर जो स्केटर डायग्राम जो मेथड है वो आपको पढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा कोरिलेशन को मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। हम दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे ग्राफिकल मेथड, सेकंड हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने आपको बताया जो हमारा स्केटर डायग्राम मेथड एंड जो सेकंड हमारा सिंपल जो ग्राफिक मेथड है, उन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कोरिलेशन का। सेकंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हमारा है जो मैथमेटिकल जो मेथड है, उसमें अंदर जो कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जाते हैं। जो हमारे कार्ल पियर्सन की जो प्रॉपर्टी है उससे भी हमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है स्पेरमैन की जो कोटि अंतर विधि है, इसमें ज़्यादातर इसके जो फॉर्मूलेज है उसके आधार पे हमें इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाता है एग्जाम्स में। और जो थर्ड हमारा है जो है कनकर्न जो डेविएशन मेथड, यानी संगामी जो विचरण विधि है, उसके अंदर हमारे ज़्यादातर हमें इसमें हमारे फॉर्मूलेज को हमको पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो फर्स्ट हम आज पढ़ने वाले हैं वो है स्केटर डायग्राम मेथड। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्केटर डायग्राम मेथड, यानी विक्षेप चित्र विधि। स्केटर डायग्राम मेथड आर डू डायग्राम ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल, ईच वैल्यू इन द शो बाय द डू ऑन द ग्राफ, the scatter of the point and the direction of the scatter diagram revolves, the nature and the degree of the correlation between two variable। यानी जो विक्षेप चित्र एक द्विविमीय चित्र होता है, इसमें क्या होता है, ये द्विविमीय चित्र होता है जिसमें दो चर राशियों के मूल्यों के पद युग्म को एक बिंदु के ऊपर अंकित कर दिया जाता है। यानी हम ग्राफ है, ग्राफ के अंदर दो चर राशि लेंगे और दो चर राशियों के द्वारा जो भी हमारे पॉइंट निकलेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक बिंदु के रूप में उस पर ग्राफ पे हम अंकित कर देंगे। ओके, एक श्रेणी में जितने पद युग्म होते हैं उतने ही बिंदु अंकित कर दिए जाते हैं, यानी जो जितने भी पद युग्म एक श्रेणी में होंगे उसके अंदर उस पे बिंदु हम अंकित कर देंगे। इन बिंदुओं के फैलाव और दिशा के आधार पर ही दोनों चरों के मध्य सहसंबंध की प्रकृति और उसके परिमाण का अनुमान लगाया जाता है। यानी जो हमारे जो स्केटर डायग्राम मेथड है, इसमें हम ग्राफ पर क्या करेंगे, हम अपने जो श्रेणी है उसके पद युग्म के आधार पर इसमें हम बिंदु अंकित कर देंगे, और जो बिंदु है उसकी फैलाव, यानी उसको जो फैलाव है या उसकी डायरेक्शन है उसके आधार पर हम सहसंबंध की प्रकृति का हम क्या करेंगे, मेजरमेंट अनुमान लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम आपको डायग्राम बताने वाले हैं, उसके सहायता से हम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं इसमें जो हमारा कोरिलेशन है वो है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जो डायरेक्शन दो होगी इसमें, क्या तो होगी हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, क्या होगा नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें हम जो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसको भी हमने 3 डिवाइड में हमने डिवीजन को इसमें डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जो हमने जो भी श्रेणी के जो भी बिंदु अंकित किए हैं वो क्या होना चाहिए, एक सीधी लाइन में क्या होना चाहिए, ये हमारा अंकित होना चाहिए। तो इससे हमारे क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जब हमारा जो बिंदु है वो थोड़ा सा फैलाव में होता है तो वो होगा हमारा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन जब हमारा फैलाव ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ ज़्यादा फैलाव होगा तो उसमें हमारे क्या होगा, लोअर डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे ही पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इसमें जो हमारा लेफ्ट लोअर से एंड अपर
जो राइट अपर इसमें हायर होता है, ठीक है। ऐसे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारा ऐसे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। उसमें परफेक्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक बिंदु के ऊपर, पूरे जो बिंदु हैं ये एक लाइन के ऊपर क्या होते हैं, ये हमारे अंकित होते हैं। सेकंड हमारा है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये नेगेटिव क्या है, क्योंकि इसमें जो हमारे जो लेफ्ट हायर है वहाँ से लेके और जो इसमें राइट डाउन से इसमें होता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें परफेक्ट क्या है, क्योंकि इसमें एक सीधी बिंदु के ऊपर क्या हो गए, ये सभी जो श्रेणी के पदयुग्म है वो हमारे अंकित होंगे, तो इसलिए ये क्या होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड, ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन है आपको अच्छे से परफेक्ट जो नेगेटिव और जो परफेक्ट जो पॉजिटिव कोरिलेशन है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सेकंड हम आपको पढ़ाने वाले वो है हायर डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें हमारा जो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें जो हमारे जो बिंदु रेखे हैं इसी आसपास होंगे। नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन में इसमें नेगेटिव दिशा में होंगे और इसके बिंदु के जो हमारी लाइन है उसमें उसके आसपास में होंगी। जो हमारा जो सहसंबंध का अभाव है, इसमें कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं होती है और ना ही इसमें कोई श्रेणी का पदयुगम के जो भी बिंदु है वो इसी निश्चित समय पर या निश्चित दिशा में नहीं होते हैं। तो इसके क्या होंगे, ये हमारा एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो NT जो UGC नेट एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें डायग्राम दे दिया था और उसमें हमें पूछा था कि ये कौन सा कोरिलेशन है, तो इसमें हम बताएंगे ये क्या होगा, कोरिलेशन का सहसंबंध का अभाव पाया जाता है इसमें। ओके फ्रेंड्स, ओके। थर्ड हम देखेंगे लोअर डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी जो निम्न स्थित धनात्मक सहसंबंध है वो है, जो कि हमारा जो लाइन है ये इसके इस डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में इसमें ये जो बिंदु है ये ज़्यादा क्या होते हैं, ये ज़्यादा बिखराव होता है, तो इसमें लोअर डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ऐसे ही हमारे जो लोअर डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है और जो बिंदु है ये ज़्यादा फैलाव में होते हैं, तो ये क्या होंगे, लोअर डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको इसके डायग्राम जो मेथड है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम कोरिलेशन को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इस डायग्राम्स के द्वारा हमने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं हम सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारा वो है सिंपल ग्राफिक मेथड, यानी सरल बिंदु रेखी विधि। In the method, both the variable series are taken on the y-axis and the number, time and place is taken on the n-axis of. If the point of the both series are the same direction, then there is a positive correlation, and if point of the both series are in the opposite direction, then there is a negative correlation. If the above mentioned tendency is not observed, then we conclude that there is no correlation. Okay friends, आई होप इसमें है कि जो हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो वाई एक्स है या एक्स एक्स है, उसमें वाई एक्स पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल सीरीज यानी कोई भी हमारी सीरीज है उसके हम श्लोकमाला किस पे रखेंगे, वाई एक्स पे रखेंगे। एंड जो हमारे नंबर्स है या टाइम या प्लेस है उसको हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पे क्या करेंगे, इसमें हम इस पे रखेंगे। और उसके ऊपर जो भी हमारे पॉइंट ऑफ द जो सीरीज़ के जो भी बिंदु आएंगे उसको हम, यदि वो सेम डायरेक्शन में आती है, यानी जो दोनों यदि वो अपर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। यदि वो दोनों विपरीत दिशा यानी अपोजिट साइड में आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। इसमें यही है सब कि इसमें क्या होगा, यदि उसमें हमें बता दिया जाएगा यदि हमारी जो धनात्मक एक ही दिशा में होगी तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन, यदि श्रेणी की बिंदु रेखा यदि अपोजिट साइड होगी तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। इसमें कोई ऐसे कोई प्रवृत्ति दृष्टिकोण नहीं होता जिस सहसंबंध का अभाव समझा जाता है। इसमें कोई भी सहसंबंध का अभाव नहीं पाया जाता है। इसमें क्या तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या फिर हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको हिंदी में और बता देते हैं। इस विधि में दो चर राशियों की समकमाला को y अक्ष पर और संख्या समय स्थान को x अक्ष पर अंकित किया जाता है। यदि दोनों श्रेणियों की बिंदु रेखा एक ही दिशा में हो तो उसको धनात्मक सहसंबंध होगा। यदि दोनों श्रेणियों की बिंदु रेखा विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको जो नेगेटिव सहसंबंध इसमें पाया हो जाएगा। यदि ऐसी कोई प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है तो सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। यानी जो ना तो क्या हो वो पॉजिटिव हो, ना वो नेगेटिव, यानी ना तो वो एक ही दिशा में जा रहे हो ना वो विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो ऐसी यदि कोई भी हमारे नहीं पाया जाता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सहसंबंध का अभाव कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो स्कैटर डायग्राम मेथड एंड जो हमारे सिंपल जो ग्राफिक मेथड है उससे आपको मेजरमेंट करना आ गया होगा कोरिलेशन का। आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आगे हम आपको जो मैथमेटिकल जो मेथड है कोरिलेशन का, इसमें हमने आपको 3 मेथड बताए थे। वो हमने कालप्रश्न का सहसंबंध गुणांक, जो एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर रीति है या फिर जो हमारे संगाम्य विचरण विधि है वो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ओके। आपको ये अच्छे लगा होगा, क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो क्लासेस को शेयर करें। एंड यदि पहली बार यदि चैनल पे आए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें एंड ऑल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको आप क्या करें, ऑन करें, ताकि जब भी न्यू क्लास अपलोड करें आपको तो उससे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। यदि आपको कोई भी इनकम टैक्स से संबंधित या जीएसटी से संबंधित हमने टोटल आपको विद अमेंडमेंट जो 2022 के हुए हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड करते हुए आपको पूरी क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, अब हम आपको स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो स्टैटिक्स के हमने आपको सहसंबंध इसमें पढ़ा चुके हैं। ओके, इसमें सहसंबंध हमारा जो चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, ओके, जो हमारे जो मैथमेटिकल में जो मेथड है उसमें हमारा फर्स्ट है कार्ल पियर्सन मेथड, यानी इसको प्रोडक्ट मूवमेंट्स मेथड भी इसको कहा जाता है। कार्ल पियर्सन मेथड की विधि कौन सी होती है? इसमें होती है एक्चुअल मीन मेथड, यानी जो वास्तविक माध्य विधि है, इसके द्वारा हम कैसे कोरिलेशन को मेजरमेंट करेंगे। सेकंड जो हमारा है वो है डायरेक्शन मेथड, और थर्ड जो हमारा है वो है हमारी है जो अज्यूम मीन मान के जो हमारे इनडायरेक्ट मेथड है उसके द्वारा हम कैसे हम मेजरमेंट करेंगे कोरिलेशन को, वो आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट हमारा है वो है एक्चुअल मीन मेथड, यानी जो हमारी वास्तविक माध्य विधि। इसमें देखो आगे एक्चुअल मीन मेथड है, इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। आर किसके लिए डिनोट करते हैं? आर हम कोरिलेशन के लिए डिनोट करते हैं। आगे है कोवेरियंस एक्स एंड वाई अपॉन बाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। इसमें कोवेरियंस एक्स और वाई कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन बाई एन होल डिवाइडेशन। इसमें क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन एंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर बटे एन। ओके फ्रेंड्स, ओके। या फिर हमारे थर्ड जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमको याद रखना है कि हम जो एक्चुअल मीन मेथड है उसके द्वारा हम कोरिलेशन को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे आर बराबर कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। ओके फ्रेंड्स, तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई हम कैसे कर सकते हैं? तीनों ही सूत्रों ज़्यादा हम इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये मेथड हम कब यूज लेंगे? ये मेथड जब हम यूज लेंगे जब हमारे क्या हो गए, हमारे एक्स वाई जो श्रेणी की जो माध्य है वो क्या होंगे? पूर्णांक में होगी। तो ये विधि क्या होती है? एक्चुअल मीन मेथड है, ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सेकंड हम देखते हैं डायरेक्शन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड हमारी प्रत्यक्ष विधि है। इसमें है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वाई। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन मल्टीप्लाई सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। फिर इसमें होल डिवाइडेशन करके अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा वाई बटे एन का होल स्क्वायर। ओके। थर्ड जो हमारा फॉर्मूला वो है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है उसके द्वारा हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसमें ये वाला फॉर्मूला हम इसको याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो थर्ड जो हमारी है वो है अज्यूम मीन मेथड, यानी जो हमारी इनडायरेक्ट जो मेथड है उसमें ये फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे? हम अपने जो कोरिलेशन है उसको मेजरमेंट करेंगे। और जो हमारा डायरेक्शन मेथड है इसमें हम जब यूज करते हैं जब एक्स वाई का जो हमारा जो मीन है वो पूर्णांक में न हो और जो एक्स वाई के मान है वो क्या होने चाहिए? छोटे होने। लेकिन जब हम अज्यूम जो मीन मेथड है वो हम कब यूज करेंगे? जब हमारे एक्स वाई के मान है वो पूर्णांक में नहीं हो, दोनों सेम शर्त लागू होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक्स वाई के जो मान है वो हमें क्या होने चाहिए? हमें बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे, यानी शॉर्टकट मेथड विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमारे जो एक्स वाई मान के माध्य है वो पूर्णांक में नहीं हो, लेकिन जो अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए? एक्स वाई की जो मान है वो छोटे होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे जो थर्ड हमने जो फर्स्ट बताए थे आपको एक्चुअल मीन मेथड, उसके अंदर हमने बताया था कि जब हमारे एक्स वाई के जो माध्य है वो पूर्णांक में हो तब हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? तब हम जो अपनी जो एक्चुअल मीन मेथड है उसको हम यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। आई होप जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है इसमें आपको ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं, इसके आधार पर हमारे क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है। ओके, इसमें जो हमारा सहसंबंध गुणांक जो हमारे प्रॉपर्टीज़ है उसको हम आगे क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर से हमारे जो ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें पुटअप किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमारे कार्ल पियर्सन के ज़्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है। जो कोफिशिएंट ऑफ द कार्ल पियर्सन है वो इस मान्यता पर आधारित है कि दोनों चरों के मध्य क्या होता है? रेखीय संबंध होता है, और उसके कारण जो प्रभाव के मध्य क्या होती है? उसमें संबंध अपेक्षा होती है। इसमें उसकी जो कोज और इफेक्ट है उसमें संबंध होते हैं, रिलेशन हमारे अपेक्षा होती है। और उसके दोनों जो चरों के मध्य क्या होती है? कैसा संबंध पाया जाता है? दोनों चरों के मध्य हमारे कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के द्वारा इसमें
रेखीय संबंध पाया जाता है। ओके, सेकंड हमारा है इस रीति में सहसंबंध की दिशा और मात्रा के साथ साथ संख्यात्मक माप भी किया जाता है। देखो हमने जो दिशा और जो मात्रा है उसके साथ साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम संख्यात्मक माप को भी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हम पूछे कि वह कौन सा सहसंबंध का कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम दिशा का माप कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं संगामी विचरण विधि। ठीक है, जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यदि हम दिशा और मात्रा के साथ साथ यदि हम संख्यात्मक माप को इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है हमारे जो एग्जाम्स में। थर्ड हमारा है सहसंबंध गुणांक का मान -1 व +1 के मध्य रहता है, यानी जो सहसंबंध का गुणांक है वो -1 से लेके और +1 के बीच में रहता है। ओके, फोर्थ जो हमारा है वो है सहसंबंध गुणांक पर मूल बिंदु और पैमाने में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो सहसंबंध गुणांक है उसमें मूल बिंदु यानी जो हमारा डिग्री जो हमारा चेंज ऑफ द ओरिजिन एंड चेंज ऑफ द स्केल है, यानी मूल बिंदु यानी कोई भी संख्या में प्लस माइनस को जोड़ने पर जो भी हमारी इफेक्ट पड़ता है, या फिर कोई भी संख्या में यदि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन का यदि प्रभाव पड़ता है तो उसको हम पैमाने में क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ द स्केल, पैमाने में परिवर्तन बोलता है। तो दोनों ही से हमारा इसमें सहसंबंध गुणांक पर कोई भी प्रभाव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं। यह एक संख्या होती है जिसकी कोई इकाई यूनिट नहीं होती, यानी क्या होता है कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक होता है उस पर कोई भी यूनिट फ्री होता है, उस पर कोई भी इकाई का प्रभाव नहीं मतलब यानी उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, वो यूनिट फ्री होता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। 6 वाला हमारे ये है प्रॉपर्टी, सहसंबंध गुणांक r का मान चरों x तथा y के चुनाव पर निर्भर नहीं करता, अर्थात x तथा y को परस्पर बदलने पर r का मान नहीं बदलता, यानी जो हम x जो y है उसको यदि हम उसको चेंज कर इंटरचेंज कर दें तो भी हमारा r का मान नहीं बदलेगा, r का मान हमारा वही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, 7 प्रॉपर्टीज देखते हैं। यदि किसी एक चर राशि के सभी मूल्यों के चिन्हों को परिवर्तन कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का चिन्ह भी परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारा प्लस या माइनस है उसमें यदि एक चर राशि की भी यदि हम क्या करते हैं उसको साइन को यदि हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है उसका जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, 8 जो प्रॉपर्टी वो है श्रृंखला के चरम मानों से काल प्रेशर सहसंबंध गुणांक प्रभावित होते हैं। जो एक्सट्रीम जो वैल्यू है, जो बाहरी जो एक्सट्रीम जो वैल्यू है उसके चरम मान से हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है काल प्रेशर का वो क्या होता है, वो उससे इफेक्ट पड़ता है, उससे क्या होता है, चरम मान से हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है काल प्रेशर का वो हमारा प्रभावित होता है। ओके, 9 जो हमारी प्रॉपर्टी वो है सहसंबंध गुणांक r का ऋणात्मक मान दोनों चर राशियों के मध्य विपरीत यानी प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसमें हमें क्या होगा, r का मान यदि ऋणात्मक है माइनस है तो उससे हमारा जो इसमें जो सहसंबंध गुणांक है उसका जो क्या होगा, उसमें अपोजिट डायरेक्शन को इसमें प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है, अर्थात दोनों चरों के मान विपरीत दिशा में है तो r धनात्मक यह दर्शाता है कि दोनों चरों के मान क्या है, समान दिशा में, जो हमने आपको ये बताए हैं। इसमें है कि जो यदि हमारा r का मान यदि ऋणात्मक है माइनस में है तो उसका अर्थ है कि जो हमारा जो ये है प्रतिलोम संबंध इसमें चर राशियों के मध्य क्या होता है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन विपरीत संबंध दर्शाता है। यदि हमारे जो साइन है वो क्या है, यदि एक दिशा में है धनात्मक है, यदि r का मान प्लस में है तो वो हमारा क्या है कि इसमें जो हमारे समान दिशा में इसमें समान जो डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, दर्शाता है। ओके, 10 जो हमारी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि r बराबर 0 हो तो चरों में सहसंबंध का अभाव होता है, यानी जो r का मान यदि 0 है तो उसमें क्या होगा, सहसंबंध का अभाव पाया जाएगा। यदि चरों में रेखीय संबंध नहीं पाया जाता है, यानी जो r बराबर 0 होने पर हमारा जो सहसंबंध है उसमें कोई भी रेखीय संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि यदि r का मान यदि प्लस में है तो हम क्या होगा, इसमें हम मानेंगे कि जो दोनों चर राशियों में क्या होगी, समान दिशा होगी। यदि r का जो यदि मान क्या है इसमें माइनस में है तो उसका अर्थ है कि दोनों चरों में क्या होगी, विपरीत दिशा होगी। ठीक है, लेकिन यदि r का मान यदि क्या है 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में चरों के मान के मध्य जो भी सहसंबंध होगा उसका क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, अर्थात जो चर है उसमें क्या होगा, रेखीय संबंध, इसमें लीनियर जो संबंध है वो नहीं पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे समय में आ गया होगा। आगे इस बार क्लास में हमने आपको जो काल प्रेशर का जो सहसंबंध गुणांक है वो आपको मैथमेटिकल विधि से आपको समझा दिया है। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, और हमें सपोर्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ हम क्या करें, अपनी जो सहसंबंध है ये जो अपने स्टैटिस्टिक्स जो क्लासेज हैं उसको हम अपने शेयर कर सके, जाके जो फाइनेंस की स्थिति है, जो भी हमारे लोअर जो फाइनेंस स्थिति है उन बच्चों की उनको तक ये अच्छी क्वालिटी की अपनी स्टडी उसको पूछ सके। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे पढ़ेंगे हैं जो हमारा इस पेमेंट की कोटि अंतर रीति है विधि है वो आगे अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।